गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड टर्म स्टार्ट करेंगे और सेकेंड टर्म का हमारा फर्स्ट चैप्टर है संज्ञा। तो बच्चों आज हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और भिन्न संज्ञाओं का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। विकारी शब्द अर्थात जिसमें परिवर्तन किया जा सके। यहाँ पर देखिए बच्चों, कल रमन और उसके पिताजी दिल्ली गए। वे दिल्ली रेलगाड़ी से गए। दिल्ली के जवाहर नेहरू मोहल्ले में उनके चाचा जी रहते हैं। चाचा जी ने रमन को बचपन में देखा था। उसे देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने रमन को चिड़ियाघर व कुतुब मीनार भी दिखाई। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द यहाँ पे देखिए ब्लू से जो दिया हुआ है, रमन, पिताजी, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू मोहल्ले, चाचा जी, बचपन, खुश, चिड़ियाघर, कुतुब मीनार किसी विशिष्ट प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम के रूप में जाने जाते हैं। ये सभी शब्द जो हैं वो संज्ञा हैं। ठीक है, तो रमन और पिताजी क्या हो गए? ये प्राणी हो गए। ठीक है, और दिल्ली स्थान, बचपन और खुश भाववाचक संज्ञा हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा, पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। ये हमारे संज्ञा के प्रकार हो गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन। बच्चों जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति और वाचक का मतलब बताने वाली और संज्ञा यानी संज्ञा। ठीक है, तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। उपयुक्त वाक्य, अब यहाँ पे देखिए 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरा उदाहरण है राधिका रामायण पढ़ रही है। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई? जवाहरलाल नेहरू और राधिका। तो उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द जवाहरलाल नेहरू तथा राधिका किसी विशिष्ट व्यक्ति का बोध करा रहे हैं। ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। तो इस प्रकार से बच्चों जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष अथवा वस्तु विशेष का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। अब जातिवाचक संज्ञा में देखिए, लड़कियां नाच रही हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में लड़कियां और पक्षी शब्द जो है किसी प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं। ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई कि जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से संपूर्ण जाति का बोध होता है। अब आगे हम देखेंगे भाववाचक संज्ञा। तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में देखिए, बुढ़ापा बहुत ही बुरा होता है, हमारी बातों में मिठास होनी चाहिए। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो है वो बुढ़ापा और मिठास है। यानी उपयुक्त वाक्यों में बुढ़ापा, मिठास शब्द प्राणियों के गुण दोष आदि का बोध करा रहे हैं। यानी जहाँ पे गुण दोष का बोध हो वो क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उनका अनुभव कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा की परिभाषा हुई कि जिन शब्दों से पदार्थों अथवा प्राणियों के गुण दोष अवस्था आदि का ज्ञान हो उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। अब समूहवाचक संज्ञा देखिए, नेताजी ने सभा को संबोधित किया, भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। तो उपयुक्त वाक्यों में सभा, भीड़ किसी समूह का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार संज्ञा शब्द समूहवाचक कहलाते हैं। इस प्रकार से देखिए कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा, समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई कि जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, दल, भीड़, सभा आदि। अब देखिए बच्चों, लास्ट वन हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक में देखिए, नव्या ऊन से स्वेटर बुन रही है, अनंत तांबे की लुटिया से सूर्य को जल चढ़ाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊन और तांबे शब्द किसी द्रव्य का बोध करा रहे, इस प्रकार के संज्ञा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, ऊन, मखमल आदि। अब बच्चों यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा बनाना, तो सबसे पहले देखिए कि कुछ शब्द मूल रूप से भाववाचक होते हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, हिंसा, न्याय, अन्याय, सुख दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनती है, उन्हें हम व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्ययों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इसके कुछ उदाहरण देखिए नीचे दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं बनाना। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। जैसे कि मनुष्य है तो उसका क्या बन गया भाववाचक संज्ञा, मनुष्यता। शिशु का शैशव। इसी तरह से दानव का देखिए दानवता। मित्र का मित्रता। अब आगे देखिए बच्चों, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। सर्वनाम शब्दों से आप, सर्वनाम शब्द देखिए यहाँ पे दिए हुए, आप है, पराया है, मम है, सब है। तो आपका आप से भाववाचक संज्ञा क्या बन गई, आपा। पराया से परायापन, मम से ममता या ममत्व, सब से स्वत्व, अपना से अपनापन, निज से निजत्व, अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व। ठीक है, ये बन गई हमारी सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बन गई। अब इसी तरह से देखिए विशेषण। अब विशेषण शब्द क्या होते हैं, देखिए विशेषण शब्दों से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेगी। मीठा से मिठास, गर्म से गर्मी, निकट निकटता, ऊंचा ऊंचाई। तो यानी कि ये जो विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द जैसे काला, लंबा, प्यासा, सज्जन, खट्टा, हरा, उदार, तो ये जो विशेषण शब्द हैं इनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है वो यहाँ पे दिखाया गया है। उदार से कैसे बनेगी, उदारता बन जाएगा। वीर से वीरता, सरल से सरलता। ठीक है, अब देखिए क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है यहाँ पे ये बताया गया है। जैसे क्रिया शब्द यहाँ पे क्या है, पीना। पीना क्या है हमारा, क्रिया शब्द है ना। तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, पीना भाववाचक संज्ञा पान। रंगना रंगाई, गाना गान, पहनना पहनावा। तो ये हमारे क्रिया शब्द जो हैं उनसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनी ये बताया गया है। फिर देखिए अव्यय शब्दों से, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा होना। अव्यय क्या है, अव्यय शब्द कौन से हैं, समीप से समीपता, दूर से दूरी, भीतर से भीतरी, शीघ्र से शीघ्रता, मना मनाही, नीचे नीचाई। यानी जो अव्यय शब्द हमारे कौन कौन से हुए, समीप, दूर, भीतर, शीघ्र, मना, नीचे। तो ये हमारे अव्यय शब्द हैं, इनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाया। समीप से समीपता, दूर से दूरी, ठीक है, नीचे से नीचाई। अब आगे देखिए विशेष में क्या दे रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है, आजकल भी ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं,
जयचंद को आज भी कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रयोग की गई संज्ञाएं विभीषण और जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, किंतु उनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा गद्दार के अर्थ में किया गया है। अब यहाँ पे कुछ देखिए विशेष क्या दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं, नंबर 1। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। फिर देखिए तीसरा, देखिए किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक ही जाति के वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के गुण, दोष अथवा अव्यय, भाव, स्वभाव, कार आदि को हम बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाई जाती हैं, तो यह भी हम लोगों ने पढ़ा भी था। तो इस प्रकार से हमारा आज संज्ञा जो पाठ था वो हमने पढ़ा। बच्चों आप इसको फिर से पढ़िएगा घर पे, अच्छे से इसको रीड करिएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।